फरवरी महीने में पहुंच चुके हैं, जनवरी का एक महीना चला गया है। आप लोगों में से कितने लोगों ने कितना काम किया आई डोंट नो, क्योंकि आप मुझे, आपका फर्ज बनता है कि मुझे आपका मंथली अपडेट दे। मुझे चाहिए आपका मंथली अपडेट। मैं अपना मंथली अपडेट देता हूं। मैंने अभी तक 9.5 लाख प्रीमियम इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों का भी एक मंथली अपडेट मुझे मिले। और हर महीने कितना आना चाहिए। मतलब मेरा ऑलमोस्ट 10 लाख हुआ है, तो मुझे और कम से कम नहीं तो भी 20 से 25 लाख रुपए का बिजनेस फरवरी और मार्च तक करना है। तो मार्च तक का टारगेट है। भागिए दोस्तों, भागिए, बिलीव करिए, बिलीव करिए। मुझे अपने आप को भगाने के लिए मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मेरे पुराने दोस्तों का एक ग्रुप है, लेकिन वो टीओटी ग्रुप है। वो वहां पे कुल मिला के अगर अगर मान लीजिए 50 लोग रहेंगे या 30 लोग रहेंगे, 30 में 7 टीओटी है और 6-7 सीओटी है और बाकी सारे के सारे एमडीआरटी है, क्योंकि वहां पे मिनिमम कंडीशन एमडीआरटी है और एमडीआरटी के ऊपर ही आना है। और वहां पे बिलीव करिए, वहां पे आप मतलब फीस उसकी 50,000 फीस है। 50,000 लेके लोग खड़े हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो वोटिंग पर होता है। जिसको भी एंट्री लेना है वो वोटिंग पर होता है वो, और वो किसी को भी एंट्री नहीं देते। बिलीव करिए, मैंने 50,000 दिया, लेकिन मेरा भी वोटिंग हुआ और बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले थे, पहचानने वाले थे, और मेरा परफॉर्मेंस भी उन्होंने देखा था, तो मुझे मेरे लिए फेवरेबल वोटिंग आया और उस ग्रुप में मैं ऐड हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताता हूँ, उस ग्रुप की मीटिंग में मुझे एक चीज पता चली कि वो लोग कितना बड़ा काम करते हैं, टीओटी लेवल का काम। एक एक एजेंट के अभी तक के 54 एमडीआरटी, 55 एमडीआरटी, 52 एमडीआरटी, ये इतना सारा एमडीआरटी सालों से वो लोग कर रहे हैं। अब वो मतलब उनका भी टीओटी लेवल का काम हो रहा है। एक साल में 6-6 टीओटी हो रहे। बिलीव करिए, वो इतना बड़ा प्रीमियम आखिर लाते कहाँ से? तो दोस्तों आज वही टॉपिक है, बड़ा प्रीमियम लाते कहाँ से? तो ये बड़ा प्रीमियम कभी आता नहीं है, उसको लाया जाता है, और लाने के लिए एक टेक्निक का सहारा होता है। आप डायरेक्टली जाके मतलब बहुत सारे ट्रेनर बोलते हैं अरे बड़ा मांगिए बड़ा मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना बड़ा मांगे बड़ा मिलेगा। बड़ा मांगिए, लेकिन एक टेक्निक के साथ, एक आइडिया के साथ, एक कंसेप्ट के साथ मांगिए, तभी बड़ा मिलेगा। आज एक बढ़िया आइडिया के साथ मैं आपके सामने एक बढ़िया कंसेप्ट रखने जा रहा हूं। दोस्तों क्या होता है मालूम है? 365 दिन उनके लिए भी है, 365 दिन हमारे लिए भी है। उसी समय में वो लोग टीओटी लेवल का काम करते हैं और उसी समय में हम एमडीआरटी भी हमारा नहीं होता। क्यों? वाई? हम में से बहुत सारे लोगों का एमडीआरटी नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? वो लोग भी वही, उनको भी, उनके पास भी वही समय है। दोस्तों एक ही कारण है, एक ही कारण है, उनका विजन बहुत बड़ा है। मेरा एक मित्र है प्रभाकर करके, जो रोज 3 से 4 मीटिंगें करता है। मुझे मैसेज आता है आज मेरी एक मीटिंग, मतलब वो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप पे वो डाल दिया आज मैंने एक मीटिंग किया, मैंने 1-1 करोड़ के 2 प्रेजेंटेशन दिए। डेली उसका 1-1 करोड़ का प्रेजेंटेशन वो देते रहता है दोस्तों। उसको वो बोलता है, अच्छा मैंने कहा यार रोज का 4-5 3-4 अपॉइंटमेंट मिलता कैसे? उसने कहा एक आध अपॉइंटमेंट मिल जाता है, बाकी 2 को मैं क्रिएट करता हूँ। कोई अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली भीड़ जाता हूँ। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं ना, आप डायरेक्टली भिड़ जाइए। भिड़ जाइए मतलब डायरेक्टली जाके अप्रोच करिए किसी का। मतलब आप ये मत सोचिए वो क्या सोचेगा, कम से कम आप बात करना शुरू करिए। आपके मुंह से बात निकलनी चाहिए, और जैसे बात निकलेगी मैं दावा करता हूं कहीं ना कहीं कोई शुरुआत हो जाएगी। और ये शुरुआत होनी बहुत जरूरी है दोस्तों, शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। आपके मुंह से एक बात निकलनी बहुत जरूरी है। सो मैं चाहता हूं वो कंसेप्ट जिसके आधार पर वो लोग बड़ा काम करें। मैंने ये कंसेप्ट ऑलरेडी, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं समझे सिखाया है, ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। आपके सामने ये कंसेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन शायद आपने उस कंसेप्ट को बड़े हल्के में लिया है। और आज मैंने सुनकर मैं वापस रिफ्रेश हो गया। आज मतलब कुछ दिन पहले मैंने सुना तो मैं वापस रिफ्रेश हो गया, और बिलीव करिए आज मैं उसके अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया हूं। मेरी 2 मीटिंग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन 2 मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। दोस्तों जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो टॉपिक है कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट मतलब छोटी, मतलब इक्का दुक्का आदमी नहीं। आपको कंपनीज को अप्रोच करना है, आपको ऐसे लोगों को अप्रोच करना जिनकी अपनी कंपनी है, जो कंपनी के मालिक है, उन लोगों को अप्रोच करना है, उन लोगों के पास जाना है, उन लोगों के साथ ये करना है। बिलीव करिए दोस्तों, बड़ा काम करना है ना, बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अब जो मेरे मित्र है भूषण लिमे, उन्होंने 50 लाख की मेंबरशिप ली है।
50 लाख की मुंबई क्रिकेट क्लब की मेंबरशिप ली, 50 लाख रुपीज भरा है। अच्छा, वो जाकर बैठे किसके, ये किनके साथ मालूम है? गावस्कर के साथ बैठते हैं। बड़े बड़े जो क्रिकेटर है ना, जो वहां पे आते हैं उनके साथ उनका बैठना हो चुका है। तो बिलीव करिए, आपको बड़े लेवल पे जाना है तो कुछ बड़ा कर, भले 50 लाख नहीं, लेकिन कम से कम हमारे एरिया में कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ रोटरीज होते हैं, लायंस होते हैं, बराबर है। तो उस ग्रुप में जाने का आप प्रयास करिए, उस ग्रुप में एंट्री मारिए, बराबर है। तो ये, तो उस ग्रुप में आप एंट्री मारोगे तो जाहिर सी बात है बड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे। बीएनआई ग्रुप है, सैटरडे क्लब ग्रुप है, तो ऐसे इवन मी उद्योजक ग्रुप है, ये ऐसे ग्रुप में ना आप हो सके तो इन हो जाइए। आपके पास बड़े बड़े लोगों की एक लिस्ट बनेगी, बड़े लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, बिलीव करिए, बड़े प्रीमियम बड़े बीमे बेचने का सबसे बढ़िया आइडिया है ये। क्योंकि आज की तारीख में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम हो सके तो आप लिखते जाइए, जो जो बातें मेरे मुंह से निकलती है, जो यहाँ पे नहीं है और मेरे मुंह से निकलती है, वो बातें लिखते जाइए। क्योंकि ये बातें आपके पास रिकॉर्ड में आनी चाहिए। या तो आप मुझे बड़े कान से ध्यान से सुनिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम दोस्तों, यहाँ पे एक साथ कई सारे लोगों के बीमे हो सकते हैं। अगर आपने ढंग से किसी एम्प्लॉयर को कोई कंसेप्ट समझाया तो एक साथ कई सारे बीमे आ सकते हैं। सिंपल सी मैं बात करूं, एक एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उनका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलता है अंडर एम्प्लॉयर स्कीम, अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है, रिस्क कवर एम्प्लॉय का शुरू होता है, बराबर है। और ये एम्प्लॉय के लिए इसलिए लिया जाता है ताकि एम्प्लॉयर के साथ टिका रहे, वो आगे तक टिका रहे, वो उस कंपनी को छोड़कर नहीं जाए। बिलीव करिए दोस्तों, ये चीज है ना, ये चीज, इसमें हम बड़े बड़े बीमे बेच सकते हैं। खास करके अभी जो जीवन उत्सव आया है उसको बेच सकते हैं, जीवन उमंग बेच सकते हैं, जीवन लाभ ये बेच सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है मालूम है? असाइनमेंट। असाइनमेंट एक ऐसा रोल है जिसके यहां से मतलब जिससे पूरा ट्विस्ट हो जाता है और उसकी मैच्योरिटी सीधा एम्प्लॉय के हाथ में आती है। प्रीमियम भरेगा एम्प्लॉयर, मैच्योरिटी आएगी एम्प्लॉय के हाथ में। वो कैसे आएगी वही आज सीखना है। सारे लोगों से विनती है, मुझे बड़े कान से सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिए, कान से न सुनिए। सो आज का हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टॉपिक में की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, उसमें प्रोसेस कैसे होता है? द एम्प्लॉयर परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, the employer purchase an insurance policies for the employee. In this case, employer is a proposer and employee is a life assured. सिंपल सी बात है, प्रपोजर एम्प्लॉय है, 340 नंबर फॉर्म है, प्रपोजर एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय लाइफ एश्योर्ड होता है। The premium is paid by the employer until the policy is assigned to the employee. दोस्तों, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में अगर हमें बेचना है तो हमें पॉलिसी को असाइन का फंडा एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। द प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्रीमियम भरेगा अंटिल, मतलब कब तक? जब तक उस पॉलिसी को एम्प्लॉय को असाइन नहीं किया जाए। ध्यान से सुनिए, जब तक उस पॉलिसी को एम्प्लॉय को असाइन नहीं किया जाए, एम्प्लॉयर प्रीमियम भरेगा। यूजुअली व्हेन द प्री स्पेसिफिक पीरियड, यहाँ पे वो लोग एग्रीमेंट बना सकते हैं। क्या एग्रीमेंट बना सकते हैं? कि हम आपके नाम से प्रीमियम भरेंगे, इतने इतने साल तक प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद ये पूरा पॉलिसी आपको हम असाइन कर देंगे। लेकिन उसके सामने कंडीशन एक होगी कि आपको हमारी कंपनी में इतने इतने साल तक रुकना पड़ेगा। तो वो कंडीशन डाल सकते हैं। द एम्प्लॉयर कैन कंटिन्यू द प्रीमियम पेमेंट इवन आफ्टर द असाइनमेंट। हाँ, कुछ एम्प्लॉयर ये भी कर सकते हैं कि असाइनमेंट के बाद भी प्रीमियम भर सकते हैं, इफ ही विश, अगर वो चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर ऐसा होता है तो प्रीमियम पेमेंट हैज टू बी कंटिन्यू बाय द एम्प्लॉय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एम्प्लॉय को वो प्रीमियम कंटिन्यूस करना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए जीवन लाभ प्लान लिया है और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ कि 10 साल तक अगर आप हमारे कंपनी में टिकते हो
तो 10 साल के बाद इसका या मतलब 10 साल, एक्चुअली ये 15 साल आपको प्रीमियम भरना है, लेकिन 10 साल प्रीमियम हम भरेंगे और लास्ट का 5 साल प्रीमियम आप भरिए। लेकिन ये कब, अगर आप 10 साल हमारे साथ टिके हुए हो, मतलब रहते हो तो। अब 11वें साल का प्रीमियम एम्प्लॉय भरेगा ना, तो असाइनमेंट होगा 11 साल और उसके बाद प्रीमियम एम्प्लॉय भरेगा, ऐसे। द मैच्योरिटी अमाउंट एंड द डेथ क्लेम शैल बी अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। हाँ, मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम एम्प्लॉय और उसके नॉमिनी को मिलेगा कब? इफ द पॉलिसी हैज बीन असाइंड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। मतलब मालिक अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय के नाम से पॉलिसी असाइन करेगा, तब उसका क्लेम मैच्योरिटी या डेथ क्लेम नॉमिनी या एम्प्लॉय को मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिए। एज द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल आफ्टर असाइनमेंट। हाँ, एक बार असाइनमेंट कर दिया, उसके बाद एम्प्लॉयर का कोई भी कंट्रोल उस पॉलिसी पर नहीं होता। और जब तक असाइनमेंट नहीं किया है, पूरा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पॉलिसी असाइन ही नहीं किया, तो उसका मैच्योरिटी एम्प्लॉयर के पास आएगा, फिर एम्प्लॉयर को वो मैच्योरिटी एम्प्लॉय को देना है। डेथ क्लेम एम्प्लॉयर के पास आएगा, फिर एम्प्लॉयर की ओर से वो उसके फैमिली को जाएगा। तो अगर असाइनमेंट होता है तो डायरेक्टली उसका मतलब वो क्लाइंट और उसकी फैमिली उसमें आ जाएगी। अब देखिए इसमें ये क्यों करना है, टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन द प्रीमियम पेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या करता है, ध्यान से देखिए। बिफोर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या है? आप पॉलिसी का पूरा मालिकाना हक सामने को, मतलब एम्प्लॉय को दे देते हो। उस पॉलिसी का पूरा राइट एम्प्लॉय के हाथ में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये असाइनमेंट हो गया कि ये पॉलिसी का पूरा बेनिफिट एम्प्लॉय को मैंने दे दिया, ऐसे। उसके अभी बिफोर असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट के पहले का स्टेज क्या होता है? तो एम्प्लॉयर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द पॉलिसी। उसमें एम्प्लॉयर ओनर होगा। प्रीमियम पेड आर डिडक्टिबल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो कंपनी प्रीमियम भरेगी, जो कंपनी एम्प्लॉयज का प्रीमियम भरेगी, वो प्रीमियम अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत खर्चे में जाएगा। वो डिडक्टिबल एक्सपेंसेस करके खर्चे में जाएगा। सेक्शन 80C बेनिफिट शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉई ऑन द प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, बिफोर असाइनमेंट है तो 80C का बेनिफिट एम्प्लॉई ले नहीं सकता। अब ऑन और आफ्टर असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद क्या होगा? एम्प्लॉई इज द ओनर ऑफ द पॉलिसी। अब ओनरशिप चेंज हो गई, एम्प्लॉयर की ओर से एम्प्लॉय के पास आ गई। द सम total of the premium paid by the employer before assignment is treated as a perquisite as per section 17(2)(5) of the income tax act. मतलब the sum total of the premium paid by the employer before assignment, assignment के पहले जो भी प्रीमियम भरा गया वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट होगा, मतलब इनकम होगा, under section 17(2)(b) of income tax act and will be added to a taxable income. Of course, इनकम हुआ है तो वो उस स्लैब के अनुसार उसको टैक्स लायबिलिटी भी आ जाएगी। प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर असाइनमेंट इज स्टेटेड एज अ परक्विजिट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। हाँ, प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम भरता है तो वो भी परक्विजिट क्या मतलब माना जाएगा उस साल के लिए, और उसको अकॉर्डिंग टू वो टैक्स आ जाएगा। इनकम मतलब इनकम में काउंट हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो टैक्स भी लग सकते हैं। अच्छा, अगर असाइनमेंट के बाद अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम भरता है तो एम्प्लॉई कैन क्लेम सेक्शन 80C बेनिफिट इवन इफ द प्रीमियम आर पेड बाय द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर ने प्रीमियम भरा है एम्प्लॉई का, एम्प्लॉयर माने मालिक, एम्प्लॉय मतलब जो उसके स्टाफ है, एम्प्लॉई है, जो उसके पास काम करते हैं, तो उनका अगर प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है और वो भी असाइनमेंट के बाद भी भरता है तो एम्प्लॉई 80C का बेनिफिट उस प्रीमियम से उठा सकता है। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, अब ये आप बड़ी ध्यान से देखिए, इसके बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉय रिटेंशन में स्टॉप। दोस्तों, सबसे पहली बात है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, आपको शायद पता नहीं है। आज अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने कुछ लोग हैं, देखिए मैं नाम से ये लेता हूँ, मान लीजिए अभिजीत देसाई प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है। मेरे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कौन कौन है? गणेश खंडालकर जी है, योगेश काले जी है, विपिन
जोशी जी है, विक्रम पवार जी है, तो ये मान लीजिए 4-5 लोग मेरे पास एक मैनेजर की पोस्ट पे। मुझे लगा कि ये योगेश काले जी मुझे छोड़कर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये 10 साल से मेरे पास है, बिपिन जोशी जी 10 साल से, विक्रम पवार जी 10 साल से, गणेश खंडालकर जी 15 साल से। तो 15 साल में इनको मैंने ट्रेनिंग जबरदस्त दिया। हर साल मैंने उनके ऊपर खर्चा किया, उनको बड़ा बड़ा ट्रेनिंग दिया, उनको यहाँ से महाबलेश्वर लेकर गया, होटल का खर्चा किया, उनको मैंने मतलब उनको बहुत सारा फैसिलिटी मैंने एडिशनल दिया, उनको एक फॉरेन टूर मैंने दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये गणेश खांडालकर जी है, योगेश काले जी जो मेरा मार्केटिंग संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन संभालते हैं, अगर ये मान लीजिए मैं उनको लाख रुपया सैलरी देता हूं, अगर गणेश खांडालकर जी को मेरा कोई कॉम्पिटिटर मिल गया, उसने कहा गणेश एक काम करो, मैं तुम्हें 1.5 लाख का सैलरी देता हूं, तुम यार वो अभिजीत देसाई को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। और गणेश खांडालकर जी वो को क्या बोलेंगे, जैसे अभिजीत वैसे उसका ऑपोजिट है, मुझे क्या, मुझे सैलरी मिलता है, वो भी अगर ज्यादा सैलरी मिलेगा तो मैं तो उधर ही जाऊंगा। अब गणेश खांडालकर जी ने मुझे रिज्यूम दे, मतलब मुझे ये दे दिया, क्या बोलते हैं वो, रेजिग्नेशन दे दिया। अब गणेश खंडालकर जी गए वहां पे दूसरे के पास गए। अब मुझे गणेश खांडलकर जो मेरा मार्केटिंग देख रहा था उसके काबिल दूसरा आदमी रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा आदमी खोजना पड़ेगा, पेपर पे ऐड देनी पड़ेगी, वो आदमी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसके बाद 15-20 लोग इंटरव्यू पे आएंगे या 50 लोग आएंगे, उसमें से छाट कर एक आध दो आदमी, एक आदमी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो सिलेक्ट करेंगे उसको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग के बाद मतलब ये सब खर्चा है ना मेरे लिए। तो गणेश खंडालकर जी जाएंगे ना तो बहुत सारा खर्चा देकर भी जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह किसी को रखना है, तो मेरे लिए तो काफी खर्चे है, क्योंकि मुझे अच्छे बड़ी पोस्ट का आदमी गए जाएगा तो उसका मुझे एडवर्टाइजमेंट क्या आलतू फालतू पेपर में देना पड़ेगा, नहीं ना, मुझे तो बड़े पेपर में देना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा, अच्छे अच्छे पेपर में देना पड़ेगा। सो ये चीज वहां पे मायने रखता है। अब बिलीव करिए, गणेश खांडालकर जी या योगेश काले जी मुझे छोड़कर गए, तो ये भी हो सकता है कि मैं तो मालिक हूं, ये मेरे मैनेजर है, मेरे क्लाइंट का टच योगेश काले जी के पास है, विक्रम पवार जी के पास है, बराबर है, गणेश खांडलकर जी के पास है। तो मेरे क्लाइंट और उनमें दोस्ती हो चुकी है, मेरे क्लाइंट का और गणेश और योगेश जी का एक अच्छा दोस्ती हुआ है। तो अगर गणेश जी दूसरे के पास गए तो वो मेरे क्लाइंट को भी बोलेंगे ना, अरे वो अभिजीत देसाई के पास ना उसकी कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, उससे अच्छा एक काम करो ना, आपको वैसे के वैसे क्वालिटी का माल मिलेगा, आप यहाँ पे ऑर्डर दो। और हो सकता है वो मेरे क्लाइंट को भी तोड़ सकता है, वो मेरे क्लाइंट को तोड़कर किसी और के पास ले जा सकते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ना ये होता है, ये होता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी करता हूँ ना, ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड वगैरह वो सब करता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है बड़े बड़े कंपनीज में ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई बड़ी पोस्ट का आदमी चला गया ना तो उसके लेवल का लाने के लिए बड़ा जोखिम है, बड़ा मतलब 4-5 महीने 5-6 महीने तो उसमें लग ही जाते हैं। और मान लीजिए वो आदमी उस लेवल का मिल भी गया, तो ट्रेनिंग बिनिंग देके वो लेवल तक, मतलब जैसे गणेश खाड़लकर जी जिस तरह का प्रॉफिट मेरे बिजनेस में लाते थे, उस तरह का प्रॉफिट लाने के लिए, उस लेवल का प्रॉफिट लाने के लिए 5-6 महीने या एक आध साल 2-3 साल तो जाएगा। तो ये 2-3 साल का मेरे लिए नुकसान है। 2-3, अच्छा उसके बाद भी वो भी चला गया तो मैं तो, मेरे लिए तो ऐसा हो जाएगा यार, मैंने तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, यहाँ पे लोगों को लाओ, उनको ट्रेन करो और वो सारा छोड़कर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। सो एम्प्लॉय रिटेंशन आज की तारीख में ये बड़ा प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय रिटेंशन ये रुक सकता है अगर ये स्कीम दे दी जाए तो। हेल्प टू डेवलप, ये कैसे रुक सकता है मालूम है, मान लीजिए मैं मालिक हूं, ये मेरे एम्प्लॉई है, तो मैं क्या करूंगा, गणेश योगेश बिपिन जी और मान लीजिए या जो मेरे सामने नाम है उनका नाम ले रहा हूँ, भुजंग जी, ये मेरे एम्प्लॉयज है, मैं इनके साथ क्या करूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं उनको क्या बोलूंगा, आपके नाम से मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी खोल रहा हूँ, उसका मैच्योरिटी आएगा तकरीबन 25 लाख। अगर आप उसका प्रीमियम हम भरेंगे, आपको नहीं भरना है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी आपको मैं दे सकता हूं अगर आप अगले 20 साल तक हमारे पास काम करते हो, तो उसका जो भी मैच्योरिटी आएगा आपके अकाउंट में आएगा। अब मैंने आपको एक गाजर दिखाया, एक लालच दिखाया, जाहिर सी बात है, एज अ गणेश बोलो या योगेश जी बोलो या बिपिन जी या भुजंग जी, ये सोचेंगे ना
साला काम तो उधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, सैलरी तो उधर, यहाँ पे तो सैलरी हर साल का बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 25 लाख का एडिशनल बेनिफिट है। मुझे एक चीज बताइए कि एक कारण हो सकता है उस कंपनी में टिके रहने का, हाँ या ना बोलिए एक बार, क्या ये कारण हो सकता है कंपनी में टिके रहने का? विपिन जी, क्या ये कारण हो सकता है? अब चल रहे हैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी के लोगों ये बोलिए, मैंने अनम्यूट किया सर? नहीं ना, अनम्यूट नहीं किया है या? ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैं डिटेल में जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब मैं चाहता हूं ये चीज आप बोले, लोगों को बोलिए। इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये लोग हमारे कहीं और जा सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बीमा निकालता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय निकालता हूँ, तो ये मेरे पास टिके रहेंगे। मैं उनके साथ एक एग्रीमेंट बना सकता हूँ, उस एग्रीमेंट के तहत इनको अपने पास रोक सकता हूँ। एम्प्लॉय विल गेट लमसम पेंशन एट ओल्ड एज। अच्छा, ये एग्रीमेंट की बदौलत अगर मैं बीमा निकालता हूं तो इसका फायदा क्या होगा? एम्प्लॉय को बुढ़ापे में, ओल्ड एज में लमसम अमाउंट मिलेगा या पेंशन अमाउंट मिलेगा, बराबर है। ये अगर मैं उनके लिए जीवन उमंग प्लान लेता हूँ, जीवन उत्सव प्लान लेता हूं, तो उनके लिए तो बढ़िया है ना, उनको तो भविष्य में पेंशन भी मिलेगा। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रिड्यूस। देखिए, एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए कंपनी में कल को कोई बड़ा हादसा हो गया, कंपनी को बड़ा हादसा होगा, कंपनी में कोई ब्लास्ट हो गया या कंपनी में आग लग गई और एक साथ कई लोगों की जानें चली गई, तो उसका ना लाइबिलिटी आता है एम्प्लॉयर के ऊपर। एम्प्लॉयर को उसका लाइबिलिटी देना पड़ता है। अगर वो कॉम्पेंसेशन कोर्ट ने उसका लाइबिलिटी बहुत बड़ा दिखाया, तो एम्प्लॉयर को सारा अपना प्रॉपर्टी बेच के देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बीमा निकाल कर इनडायरेक्टली वो अपना लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम कर रहे हैं। तो ये भी उसका एक फायदा हो सकता है। एम्प्लॉय विल कवर 24/7 ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जनरली जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन होता है वो कब कवर करता है? वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ऑन ड्यूटी अगर होगा, बराबर है, कंपनी के अंदर होगा तो कवर होता है ना। तो यहाँ पे ये बीमा 24/7 कवर होता है। मतलब 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। तो ये चीज वहां पे कवर होगी। एम्प्लॉयर विल गेट टैक्स रिबेट इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स। हाँ, मान लीजिए ये 5 लोगों का, मेरे पास ये 5 एम्प्लॉय, मैं मालिक हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 लोग मुझे छोड़कर नहीं जाने चाहिए। वो जाएंगे तो दूसरे लोग लाने में मुझे भारी नुकसान होगा। उससे अच्छा मैं इनको पकड़ के रखूं, इसके लिए मैं इनका बीमा निकालूं। मैं हर एक आदमी का कम से कम 3-3 लाख का प्रीमियम या 2-2 लाख का प्रीमियम भरता हूँ। चलो 2-2 लाख का प्रीमियम 5 लोगों का भरता हूँ, 10 लाख प्रीमियम भरता हूँ। मेरे कंपनी का इनकम मान लीजिए 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ नेट प्रॉफिट है, तो मुझे टैक्स लगेगा 35%, तो 1 करोड़ के ऊपर लगेगा। तो 1 करोड़ के ऊपर 35% मतलब 35 लाख में टैक्स भरूंगा। उससे अच्छा 1 करोड़ से ये 10 लाख माइनस हो जाएगा और 90 लाख पर मुझे 35% लगेगा। तो मेरा 3.5 लाख रुपया बच गया ना। 10 लाख के ऊपर ये 35% मतलब 3.5 लाख रुपया बच गया। तो 3.5 लाख रुपया मैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बार दे दिया तो वापस नहीं आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं एम्प्लॉय के ऊपर ये पैसा खर्च करूं, तो हो सकता है एम्प्लॉय मेरे बारे में भी अच्छा सोचेगा, मेरे पास टिका भी रहेगा, मेरे ये नौकरी छोड़कर जाएगा नहीं। तो ये चीज यहाँ पे मायने रखता है। तो इसके लिए ये बीमा महत्व, मतलब इसका फायदा ये, एम्प्लॉय ऑल्सो गेट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C इन सम केसेस। मैंने कहा था ना, असाइनमेंट के बाद भी प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर भरता है तो एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 80C का भी बेनिफिट मिल जाता है। गुडविल ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उस कंपनी में मेरी कंपनी ने ये फैसिलिटी दी है, तो जाहिर सी बात है मेरे जो एम्प्लॉयज फील्ड में जाएंगे तो बातों बातों में दूसरे एम्प्लॉय से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं यार, हमारे सेट ने तो ऐसा ऐसा करा के दिया, हमारे सेट तो यार हमारे ऊपर काफी एकदम खुश है, हमारे ऊपर उन्होंने एक बढ़िया पॉलिसी निकाला जिसका ये इतना इतना 2-2 लाख का साल का प्रीमियम भर रहे हैं, और बिलीव करिए वो प्रीमियम का मैच्योरिटी वो भविष्य में हमें ही देने वाले हैं, तो हम तो ये कंपनी नहीं छोड़ेंगे। ऑटोमेटिकली कंपनी का गुडविल, कंपनी का अच्छा नाम हो गया, गुडविल बन गया। और मैं तो कहता हूँ न्यू क्वालिफाइड एम्प्लॉय, नए नए क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो है ना, इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एकदम तरसेंगे, नहीं नहीं हमको वही कंपनी चाहिए, उस कंपनी में ये फैसिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सूरत में एक हीरे के व्यापारी ने
कुछ साल पहले उसके एम्प्लॉयज के लिए घर मकान दिलवाए, मकान। और उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए कारें दिलवाई, कार, फोर व्हीलर। तो अब सोचिए, वहां पे डायमंड मार्केट तो बहुत बड़ा है, लेकिन न जाने कितने एम्प्लॉयज ये सोच रहेंगे कि मुझे उसी डायमंड बाजार, उसी डायमंड मार्केट के उसी सेट के पास काम करना है जो एम्प्लॉय के बारे में इतना इतना अच्छा सोचता है। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उस कंपनी को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में डिफिकल्टीज फेस बाय द बिजनेसमैन, सबसे पहले ना आपको ये पेज सबसे पहले आना चाहिए। बिजनेसमैन की डिफिकल्टीज क्या है आज की तारीख में? सबसे पहले रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी एम्प्लॉय को आप लंबे समय तक अपने पास टिका कर रखना, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। नहीं तो आप उसको ट्रेन करो, आप उसको बढ़िया करो, वो आपके बिजनेस के सारे सीक्रेट जानेगा और आपको छोड़कर आपके दुश्मन के पास जाएगा, सारा सीक्रेट वो यूज करेगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वॉट बेनिफिट ऑफर टू एन एम्प्लॉय, बहुत बार ये भी लगता है कि यार मैं अभी मेरे एम्प्लॉय को और क्या बेनिफिट दूं, क्या क्या बेनिफिट मैं दूं, ये भी उसके लिए डिफिकल्ट रहता है। मैनेजिंग न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, मैंने कहा ना, अगर कोई बड़े लेवल का एम्प्लॉय अगर जाता है तो उस लेवल का एम्प्लॉय दूसरा कैंडिडेट बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में भी एड भी अच्छे न्यूज़पेपर पे देना पड़ता है, उसका कॉस्ट होता है। एक बार देने से नहीं, कम से कम वो 15 दिन, एक आध महीना ऐड देना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू पे बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, उनका खर्चा, होटल का खर्चा, उसके बाद इंटरव्यू लो, उसके बाद उसमें छाननी करके एक आध दो कैंडिडेट को सिलेक्ट करो, फिर उसको ट्रेनिंग दो, तो उसका एक कॉस्ट होता है। कॉम्पेंसेशन ऑन डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एक साथ समझो हजारों एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो भोपाल में हुआ था ना ब्लास्ट, वो एक साथ हजारों लोगों की जाने गई थी। सो ऐसे अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या हो सकता है? तो ऐसे में ये एम्प्लॉय के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है। आप सॉल्यूशन, उसके लिए सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं? इंक्रीज सैलरी बाय गिविंग प्रमोशन। एक तो उसको आप सैलरी देके उसको प्रमोशन कर सकते हो, दूसरा उसको व्हीकल एडवांस दे सकते हो, तीसरा उसको हाउसिंग लोन दे सकते हो ताकि वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, चौथा उसको मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हो, पांचवा ग्रुप इंश्योरेंस दे सकते हो, और छठा उसको एक लालच, उसको एक गाजर देने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो दिखा सकते हो, जो उस एम्प्लॉय के पैरों को बांध के रखेगा, एक इमोशन, एक स्वार्थ के हिसाब से बांध के रखेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ सही गलत क्या है, लेकिन एक है, एम्प्लॉय बन जाएगा। अगर मेरे जैसा एम्प्लॉय काम करता है और मुझे पता है 60 साल में मुझे कहीं से 50 लाख रुपए आ सकता है, तो मैं शायद सोचूंगा कि यार मैं दूसरी जगह पर जाऊं, वापस जीरो से शुरुआत करूं, यहाँ पे मैंने 10 साल काटे, वैसे मेरा मालिक भी अच्छा है, वो भी हर साल इंक्रीमेंट तो दे ही रहा है, तो क्यों मैं दूसरी कंपनी में जाऊं, यहीं पे काम करूंगा और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम का बेनिफिट भी उठाऊंगा। तो ये होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे एग्जाम्पल, मतलब ये कैसे समझाना है, अब मैं आपको बताता हूं इस चीज को आपको कैसे समझाना है मार्केट में। आपको सबसे पहले बड़े लोगों को अप्रोच करना है। अब ये बड़े लोग आपको कहाँ मिलेंगे? आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने लेवल से 2 कदम ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, बड़े लोगों के पास जाना है तो बड़ा बात करना पड़ेगा, बढ़िया आइडिया के साथ जाना पड़ेगा। अब मैंने अप्रोच किया XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आदमी मुझे मेरे क्लब में मिले, मैं जिस क्लब में जाता हूँ उस क्लब में ही ये आदमी मुझे मिले। पहले तो मैंने हाय हेलो किया, उनके साथ कॉफी पिया, उनके साथ बातचीत किया, फिर मैंने बातों बातों में उनको ये कहा कि मिस्टर XYZ सर, आप जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हो, क्या उस गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद आपके एम्प्लॉय आपसे खुश होते हैं? पहला सवाल है, सवाल कैसे अप्रोच करने का। जब आप गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हो या टैक्स देते हो, क्या टैक्स से आपके एम्प्लॉय आपसे खुश होते हैं? सामने वाला आदमी बोलता है, अरे मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, उससे एम्प्लॉय का क्या रिश्ता, एम्प्लॉय को क्या मतलब उससे क्या प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय का तो कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दे दिया। बोले एग्जैक्टली सर गवर्नमेंट को टैक्स आपने दिया जो कभी वापस नहीं आएगा। बोला नहीं आएगा, लेकिन उससे क्या आपके एम्प्लॉयज खुश हो सकते हैं? बोला कोई रिलेशन नहीं है। एग्जैक्टली मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, भुजंग जी, आप म्यूट हो जाइए, भुजंग जी आप म्यूट हो जाइए।
हाँ, आप म्यूट हो जाइए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। सो अब देखिए, मैंने मैंने क्या किया, मैंने XYZ को ये बोला कि सर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि आप अपने एम्प्लॉयज का, आप कुल मिला के आपके कंपनी के ऐसे एम्प्लॉयज को का नाम मुझे बताइए, अगर भगवान ना करे किसी दूसरे कंपनी ने उस एम्प्लॉय को लेकर गए, दूसरे दूसरा कोई कंपनी उस एम्प्लॉय को लेकर जाता है तो आपको बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे 4-5 लोग हैं? बोला हाँ है। ऐसे 4-5 लोग हैं जो आज मैं फ्री हूं, आज मैं क्लब में आज मैं क्लब में बैठकर आराम से आपके साथ बैठकर बात कर रहा हूं। उसका एक ही तात्पर्य है क्योंकि वहां पे कोई है जो मेरी कंपनी को संभाल रहे। ध्यान से देखिएगा, कोई है जो मेरी कंपनी को संभाल रहे। फिर मैं कहूंगा XYZ सर ऐसे 4-5 लोगों के नाम बताए, वो बोलेंगे ABCDE, ऐसे 5 लोग हैं। सर आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो जो वापस नहीं आएगा, वो टैक्स गवर्नमेंट के देने से अच्छा है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को अपने पास बांध के रखो ना सर। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बांध के रखो ना। वो कैसे बांध के रखेंगे सर? फिजिकली तो हम बांध नहीं सकते, लेकिन मेंटली और इमोशनली हम बांध सकते हैं। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जहां पे एम्प्लॉय रिटेंशन का प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप जिन लोगों को आप चाहते हो ना, ये आपकी कंपनी कभी छोड़कर नहीं जावे, ये लोग आपके साथ हमेशा टिके रहेंगे सर। मतलब वो कैसे? सर देखिए, अल्टीमेटली एम्प्लॉय को आप बहुत सारा बेनिफिट दे रहे हो। उनको कार लोन आपने दिया होगा, हाउसिंग लोन दिया होगा, उनका मेडिकल आपने किया होगा, उनका टर्म इंश्योरेंस आपने लिया होगा। लेकिन जैसे आपने लिया है ना, बाकी कंपनी भी ये सब देती है सर। तो ऐसे कोई स्पेशल फीचर नहीं है, ये आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लोग भाग जाएंगे। तो बाकी कंपनी के कंपैरिजन में ये आप भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सर अगर मैं ये कहूं कि आपकी कंपनी से इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसका प्रीमियम जाएगा आपके एम्प्लॉय के नाम से, कंपनी के नाम से जाएगा। कंपनी को खर्चे में उसका बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉय के साथ आप एक बॉन्ड साइन करते हो, और जिसमें यह आता है कि इसका मैच्योरिटी, मान लीजिए उसका मैच्योरिटी 2.5 लाख रुपया सालाना आता रहेगा जिंदगी भर, मतलब पेंशन आती रहेगी 2.5 लाख की। अब ये एम्प्लॉय, इसको 2.5 लाख का पेंशन आएगा आज से 11 साल के बाद। आज से 11 साल के बाद 2.5 लाख रुपया आना चाहिए। आज से 11 साल के बाद मतलब 12.5 लाख रुपया आना चाहिए। अब देखिए आज की 1 मिनट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं सर, मैं एक 25 लाख का आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। देखिए, आप क्या करिए मालूम है? हर साल उस आदमी के नाम से 5-5 लाख का प्रीमियम भरिए। आपका ये प्रीमियम आपके बिजनेस में खर्चे में जाएगा। अंडर सेक्शन 37(1) इनकम टैक्स एक्ट के तहत पूरा खर्चे में जाएगा। 5 साल प्रीमियम भर दिया, आपकी लाइबिलिटी खत्म। आपकी लाइबिलिटी खत्म। और आपने बॉन्ड में क्या लिखा है? मिस्टर ए, अगर आप 11 साल तक हमारे पास काम करते हो, बराबर है, तो हम आपको क्या करेंगे, 5वें साल में, क्योंकि अभी तो लाइबिलिटी है नहीं, 6ठे साल आप क्या करेंगे, 6ठे साल आप क्या करेंगे, उस पॉलिसी को, ओनर तो आप हो, उस पॉलिसी को एज पर एग्रीमेंट आपने जो बॉन्ड पर लिखा है ना, 6ठे साल उस पॉलिसी को असाइन करेंगे एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय के नाम से असाइन करेंगे, और एम्प्लॉय को साल में सरेंडर नहीं करना है, लेकिन सरेंडर वैल्यू 12 लाख की उसके अकाउंट, उसके रिटर्न फाइल में शो करना है कि ये सरेंडर वैल्यू उसके नाम से आ चुकी है या उसके नाम से हुई है, और उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सरेंडर वैल्यू के ऊपर टैक्स पे करना है। भले वो सरेंडर नहीं किया है, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर ने प्रीमियम भरा है और वो असाइन किया है, तो एम्प्लॉयर को 6ठे साल में उसके रिटर्न फाइल में दिखाना है कि सरेंडर वैल्यू उसके, मतलब ये सरेंडर वैल्यू मेरे अकाउंट में आ चुकी है, और उसके ऊपर टैक्स भरना है। जैसे ही वो उसके ऊपर 30% का मान लीजिए स्लैब आ जाएगा, 30% टैक्स भरेगा, मतलब 3-3.5 लाख रुपए उसने भर दिया, एम्प्लॉय के जेब से 3.5 लाख का लाइबिलिटी ही जाएगा। दोस्तों, सबसे बढ़िया, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, 3.5 लाख ही जाएगा, बाकी सारा पैसा कंपनी से जा रहा है। 3.5 लाख उसने भर दिया। अब 11 साल के बाद देखिए,
2,12,500। हेलो, 2,12,500 का एक पेंशन आएगा, 2,12,500 का पेंशन आएगा। वो आएगा सीधा 10% ऑफ द सम एश्योर्ड होता है ना, तो 2,50,000 आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में 2,15,000 दिखाया है। तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के हिसाब से चल रहा हूँ। तो 2,15,000 की पेंशन एम्प्लॉय को आएगी, वो भी आएगी टैक्स फ्री। प्रीमियम किसने भरा? यार आपकी आवाज आ रही है यार, आप डिस्टर्ब कर रहे हो सर। चलिए, सबको म्यूट कर दिया मैं। दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयर प्रीमियम भरेगा मिस्टर ए का। ए बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ए कंपनी में है, इसके लिए कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। अगर ए छोड़कर जाएगा तो एक्स वाई जेड कंपनी को बड़ा नुकसान होगा। तो ए एक्स वाई जेड कंपनी क्या करती है, ए को हमेशा अपने साथ टिका के रखने के लिए एक एग्रीमेंट बनाती है कि आप हमारे साथ 20 साल 25 साल टिके रहो, इस कंपनी में टिके रहो। अगर ऐसा होता है तो हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके नाम से बीमा निकालेंगे जिसका प्रीमियम कंपनी भरेगी। 5 साल कंपनी प्रीमियम भरकर छोड़ देगी। छठे साल में उस पॉलिसी को आपको असाइन किया जाएगा। अगर आपको भविष्य में वो टैक्स फ्री चाहिए तो उस समय का सरेंडर वैल्यू आप अपने इनकम में ऐड करिए। उस इनकम पर भले सरेंडर ना करिए, उस सरेंडर वैल्यू को ऐड करिए और उसका 30% टैक्स भर डालिए। 30% 3-3.5 लाख आपका जाएगा, लेकिन 11 साल के बाद 2,15,000, मतलब 2,15,000 की जगह पे आप 2.5 लाख भी पकड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर 2,15,000 दिखा रहा है, तो 2,15,000 की एक टैक्स फ्री पेंशन आपकी आती रहेगी जिंदगी भर। आप जिंदगी भर ये पेंशन ले लीजिए और आपके डेथ के बाद 37 लाख आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। आपकी जेब के बाद 37 लाख नॉमिनी को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मुझे चैट पर लिखिए, आप लोग चैट पर लिखिए ये आइडिया कैसा है। आप लोगों को ये आइडिया बढ़िया लग रहा है? ये आइडिया कैसा है मुझे चैट पर लिखिए। अगर बढ़िया है तो बी लिखिए, बी। अगर लगा है तो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन मुझे देखना है कितने लोगों के दिमाग में आइडिया घुसा है और कितने लोगों को ये बढ़िया लगा है। ओके, एक आदमी का जवाब आया। ओके ओके ओके, 4 आदमी का जवाब, 5 6। ओके, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, कौन कौन है वो पता चलता है फिर कितने लोगों के दिमाग में गया। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे मैं एक आपको सवाल पूछने का अनुमति देता हूँ। आप में से किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है तो पूछ सकता है। किसी के दिमाग में कोई सवाल है यहाँ पे इस स्टेज पे? मैंने अनम्यूट किया सभी को। यस सर, बोलिए। 1 मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, यस सर, मुझे ये नहीं समझा कि ये जब एम्प्लॉयर के नाम के ऊपर जाएगा और एम्प्लॉय के नाम के ऊपर जाएगा और एम्प्लॉयर जब इसका जो अमाउंट भरने वाला है, ओके, तो जो पॉलिसी कॉपी रहेगा वो किसके पास रहेगा? ओके, मैंने कहा ना, असाइनमेंट के पहले पूरा पॉलिसी एम्प्लॉयर के हाथ में जाएगा। एम्प्लॉयर के हाथ में जाएगा, एम्प्लॉयर मालिक के हाथ में जाएगा। जैसे प्रीमियम पेइंग का टर्म, मतलब 5 साल, मैंने यहाँ पे जीवन उत्सव ले लिया है, 5 साल का प्रीमियम भर दिया। प्रीमियम भरने के बाद हेलो 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 हेलो, गणेश जी आप म्यूट पर जाइए, मैं बोल देता हूँ। आपका सवाल मुझे पता चला। 5 साल प्रीमियम भरने के बाद बराबर ये पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर के पास जाएगा। एम्प्लॉय के पास तब तक नहीं जाएगा जब तक असाइन नहीं करेगा। एम्प्लॉयर की कस्टडी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेंगे। 5 साल पूरा हुआ, एग्रीमेंट किया गया। एग्रीमेंट के बाद वो पॉलिसी असाइन कर दी जाएगी एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय को उस साल में वो सरेंडर वैल्यू का जो भी सरेंडर वैल्यू है वो इनकम में दिखानी है, उसके ऊपर टैक्स भरना है। फिर आगे का जो भी मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगा। सर, बट उसमें और एक चीज ऐसा है कि ये जो जो कट होने वाला जो अमाउंट है LIC का, वो एक X% अमाउंट कट होगा इस सैलरी के अकाउंट से, कि पहले ही उसको बताएंगे वो? नहीं, सैलरी से कुछ नहीं कट होगा। हेलो,
हाँ मैं ये अलग एम्प्लॉय से सैलरी से कट वाला जो है ना वो अलग है। उसमें ओके सैलरी से डिडक्शन वाला भी है, लेकिन उसमें लोग एग्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। मैं ये दिखा रहा हूं कि प्रीमियम कंपनी भरेगी, और कंपनी के जो की पर्सन है, जो कंपनी को लगता है कि ये कभी छोड़कर नहीं जाने चाहिए, उनको बांध के रखना है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट से प्रीमियम भरेगी उनका, और उनको 1 रुपया न भरते हुए, ये उनके जेब से नहीं दिया है, कंपनी का अपने प्रॉफिट से भरा हुआ प्रीमियम है। क्योंकि एक्सवाईजेड क्यों भरेगा मिस्टर ए का ये प्रीमियम? तो एक्सवाईजेड चाहता है कि मिस्टर ए उनके पास टिका रहे, एक्सवाईजेड चाहता है ए टिका रहे, और एक ए लंबे समय तक टिका रहे। तो उसके साथ एग्रीमेंट कैसा किया जाएगा? तो वो बॉन्ड पे लिखेगा आप 20 साल हमारे पास रहिए। तो ये हम ऐसा एक प्लान कर रहे हैं जिसमें 5 साल प्रीमियम कंपनी भरेगी, 11 साल के बाद आपको लगभग 2.5 लाख रुपया आता जाएगा, जिंदगी भर लेते जाइए। और इसका बॉन्ड ऐसा है कि आप कम से कम अगले 20 साल इस कंपनी में रहेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। आप बीच में छोड़कर गए तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये बॉन्ड के अगेंस्ट फिर आपके ऊपर कंप्लेंट किया जाएगा। आप समझे ना गणेश जी? यस सर। तो ये चीज है। बट उसके लिए एम्प्लॉयज भी रेडी होंगे क्या, ये अगर बताएंगे तो? देखो अगर अच्छा, एम्प्लॉय रेडी न होने का कोई कारण दिख रहा है आपको? कारण सर एक यही हो गया कि यानी कि इनको, हाँ वो तो यानी उनके जेब से ही नहीं जा रहा है, और जेब से जा नहीं रहा है। एम्प्लॉय के लिए ये बढ़िया है कि मेरा 25 लाख का बीमा हो रहा है, साला कल भी मुझे कुछ डेथ हो गई, मेरे वाइफ को 25 लाख पक्का आ जाएगा। बट वो आपने और एक चीज बताया, उसके अंदर असाइनमेंट करेंगे, वो असाइनमेंट के कब होगी, फिर कैसा क्या होगा? असाइनमेंट 6वें साल में असाइनमेंट हो रहा है ना सर? साल में मैंने लिखा है ना, 6ठे साल में 5 साल का प्रीमियम लायबिलिटी खत्म हो गया है एम्प्लॉयर का, 6ठे साल में वो असाइन किया जाएगा उस एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय को उस साल का सरेंडर वैल्यू अपने रिटर्न फाइल में दिखाकर उसके ऊपर टैक्स भर देना है, और फिर उसका जो मैच्योरिटी आएगा वो टैक्स फ्री आएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, आप ना कम से कम 4-5 बार सुनिए। ये जो ग्रुप में मैं अभी जा रहा हूँ ना, उस ग्रुप में 17-18 बीमे ऑलरेडी बिक चुके हैं उन लोगों के। 5-5 लाख का प्रीमियम 17 कंपनी से वो लेकर आए हैं। 5-5 लाख का प्रीमियम उन्होंने लाया हुआ है। तो मेरा कहना ये है कि ये बड़े लेवल पर हेलो ज्योति सर जी, हाँ सर जी, इसमें आपका जो असाइनमेंट है, आप बोल रहे सरेंडर वैल्यू के ऊपर टैक्स भरेगा वो? या यस, तो 12 लाख के ऊपर समझो उसका 30% टैक्स रहा तो 4 लाख का टैक्स गया समझो। बराबर, 4.25 लाख के आसपास 30% तो भारतीय जो भी कुछ है 30% जाएगा, 30%, 35% जो भी उसका 3.5 लाख जाएगा, जो भी कुछ है हाँ जी वो जाएगा। तो एम्प्लॉय का बेनिफिट ये है कि करीब 25 लाख एम्प्लॉयर ने भरा, इसका टैक्स उसने 3.5 लाख भरा, बराबर। बाकी फिर उसका जो प्रीमियम है टिल हिज डेथ टाइम उसको 2,15,000 मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आगे प्रीमियम भरना ही नहीं, उसको 11 साल के बाद 2.25 समझो हाँ, पर इसमें अगर डेथ मतलब 6 साल से 11 साल तक जो है, हाँ, उसमें तो प्रीमियम नहीं भरना है ना उसको, कि प्रीमियम भरना है? देखिए मैंने जो प्लान नहीं पेटीएम जो है, प्रीमियम पेटर्म जो है, पीपीटी प्लान है, ये प्लान है, पेटर्म जो है वो 5 साल के लिए है ना? 5 साल ही प्रीमियम भरना है इसमें। हाँ, 5 साल भरना। तो 6वें साल से 11वें साल तक वो डमी प्लान रहेगा जो कि उसके हाथ में है। प्लान तो चालू है ना, इसका हाँ प्लान चालू है, लेकिन उस केस में अगर उसकी कोई कैजुअलिटी हुई 6 से 11 के साल में, हाँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एज पर द प्रोडक्ट? उसका ओनरशिप ऑलरेडी एम्प्लॉय को गया है ना, तो एम्प्लॉय उसका मालिक है, उसके नॉमिनी को उसका पैसा मिलेगा। तो समझो 6वें साल के और 11वें साल के बीच में उसकी इवेंचुअलिटी हो गई, वो ऊपर चला गया, ठीक है, तो हाउ डज द प्रोडक्ट पे देम? तो 25 लाख प्लस गारंटेड एडिशन उसके वाइफ को मिलेगा ना। अच्छा, उसके वाइफ को लेके वहां पॉलिसी टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट खत्म हो जाएगी। यस। और नहीं तो अगर वो जी
अगर वो जिंदा आगे रहेगा 100 साल तक भी जिया तो उसको जिंदा 2,15,000 मिलता रहेगा 2,15,000 टिल इज 100 ईयर, और 100 ईयर के बाद में उसको 37 लाख नॉमिनी को मिलता है। जब भी उसकी डेथ हो जाएगी उसका 37 लाख नॉमिनी को मिल जाएगा। तो प्रीमियम भरा कंपनी ने, कंपनी को खर्चा मिला, कंपनी का एक ही फायदा था, एक छोड़कर न जावे, एक टिका रहा, इन्होंने कंपनी को जो प्रॉफिट करा के दिया, एक का भी अपना प्रॉफिट हो गया। एक का केवल एक बार 4 लाख का जो लाइबिलिटी जाता है, लेकिन वो लाइबिलिटी के बाद एक को जिंदगी भर के लिए कितना बड़ा अमाउंट मिल जाता है, ये उसका खासियत है दोस्तों, ये उसका खासियत है सर। हाँ, तो अपने को 7 कस्टमर अगर लिए तो अपना एमडीआरटी हो जाता है। मैंने कहा 5 लाख का प्रीमियम है, 7 कस्टमर लाइए, 35 लाख प्रीमियम हो गया, एमडीआरटी क्वालिफायर, यू आर क्वालिफायर। और मेरे जो दोस्त हैं जो टीओटी कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सर, ये एम्प्लॉय का पॉलिसी लेना, असाइनमेंट करने का है ना, वो कितने वर्ष के बाद असाइनमेंट करने का? वो प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद कर डालिए, 6ठे साल में कर डालिए, क्योंकि 5 साल मैंने बोला है। लो, अगर सर उसने असाइनमेंट नहीं किया, अगर एक आधा एम्प्लॉय पैसे भरने को तैयार नहीं, उसने बोला मुझे नहीं कर सका, तो इसका पूरा मालिकाना हक आखिरी तक के एम्प्लॉयर के पास ही रहेगा। एम्प्लॉयर के पास ही रहेगा, उसका एम्प्लॉयर के पास ही रहेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा ऐसा कुछ कंपल्सरी तो नहीं है ना आगे चल करके उसके नाम से करना ही है। नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर उस पैसे को खुद के पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर सकता ना, उसको एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, वो पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसा एम्प्लॉयर नहीं तो ये यूज नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर उस फंड को अपने अकाउंट में डाल नहीं सकता है, वो एम्प्लॉय के ट्रस्ट में जाएगा और वो पैसा एम्प्लॉय को देना पड़ता है। 7 पॉलिसी बेचिए और एमडीआरटी करिए। चलो, ये आइडिया नंबर 1 है। मुझे और 2 आइडिया देना है, मेरे पास समय कम है, मैं सबको म्यूट पर डाल देता हूँ, क्योंकि आपके घर की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें आ रही है, सो मैं समझ सकता हूँ अभी समय घर का है, मार्केट का है। चलिए, ये एक आइडिया होगा जीवन उत्सव का। जीवन उत्सव प्लान बड़े लेवल पर बिक सकते हैं, जिसमें जीवन उत्सव में मैंने पीपीटी लिया है, 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है, और 11 साल के बाद उसका पेंशन आता है, वो मैंने लिया है। आप 10 साल का भी ले सकते हैं, 15 साल का भी ले सकते हैं, 16 साल का भी ले सकते हैं। मैंने 5 साल इसलिए लिया क्योंकि कोई भी कंपनी क्या चाहती है, लायबिलिटी जल्द से जल्द खत्म करो। 5 साल की लायबिलिटी खत्म हो गई, अब कंपनी ये हो गई। अब मैं इसका एक मैजिक बताता हूँ। मेरे क्लाइंट है, उनका नाम है कल्पेश भाई, और उनके भाई है जिनका नाम है जतिन भाई। ये जैसे ही ये फंडा तो मुझे मालूम था, लेकिन जैसे मैंने सुना वापस रिफ्रेश हो गया, और मैंने उनका अपॉइंटमेंट मांगा। उन्होंने 1-2 बार थोड़ा आगे पीछे करके अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। मैंने कहा सर, हो सके तो दोनों मुझे मिलिए, और हो सके तो आपके जो अकाउंटेंट चीफ को भी साथ में लाइए, जो मेन हेड ऑफ द अकाउंटेंट है उसको भी लाइए। और जैसा मैंने चाहता वैसा अपॉइंटमेंट मिला। मैंने ठीक वैसे कहा कि सर, आपकी कितनी कंपनियां हैं? उससे कहा मेरी टोटल 3 कंपनियां हैं। अच्छा, तीनों कंपनी में शेयर होल्डिंग किसका कितना है? तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ का इसमें इतना है, उसमें तो, और बराबर मेरे लिए फिट हो गया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का 51% के ऊपर शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, और उसका और उसकी वाइफ का मिला के 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही हुआ। दूसरे भाई का और उसकी वाइफ का जो शेयर होल्डिंग था, क्लाइंट का और उसकी वाइफ का शेयर होल्डिंग था, एकदम परफेक्ट, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही मिला। फिर मैंने क्लाइंट को बताया, सर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय अपने भविष्य के लिए एक जबरदस्त पेंशन दे दीजिए, यही टैक्स को पेंशन में घुमाइए। सी, मेरा पहला लाइन था, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, कन्वर्ट दिस अमाउंट फॉर द पेंशन, मतलब वो पेंशन के लिए आपको घुमाइए, उस अमाउंट को पेंशन के लिए घुमाइए। क्लाइंट ने कहा हाउ इट इज पॉसिबल? फिर मैंने कहा सर, आपकी ये कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी अच्छी फैमिली है, तो अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमने कहा ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है आपकी, फॉर एग्जांपल, उसमें कल्पेश भाई कौन है? उसमें कल्पेश भाई इज वन ऑफ द डायरेक्टर, बराबर है। कल्पेश भाई ये डायरेक्टर है, तो कंपनी क्या करेगी, कल्पेश भाई के नाम से एम्प्लॉय स्कीम निकालेगी। भी ओनर भी आप ही हो ना, इस कंपनी के ओनर आप ही हो। अब आपके पर्सनल अकाउंट से 5 लाख रुपया दो तो व्हाइट में आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इससे अच्छा आप कंपनी के अकाउंट से ले लीजिए। कंपनी कल्पेश भाई आपका 5 लाख का प्रीमियम भरेगी,
आपका 25 लाख का बीमा होगा, 5 साल प्रीमियम भरेगी और 6वें साल में कंपनी सेम पॉलिसी आपको असाइन कर देगी। कल्पेश भाई, आपको उस समय में 12 साढ़े 12 लाख के ऊपर टैक्स भरना है, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए टैक्स आएगा, 4 लाख टैक्स आपने भर दिया तो 11 साल के बाद 2,15,000 आपके नाम से पेंशन आएगा, ना आपकी कंपनी के नाम से, क्योंकि कंपनी के नाम से आएगा तो पूरा टैक्सेबल होगा, आपके नाम से आएगा टैक्स फ्री होगा, क्योंकि आपने सरेंडर वैल्यू के ऊपर पहले ही उसका आपने पेंशन मतलब टैक्स आपने दे दिया है। अच्छा, आपको ये 2.25 लाख आता जाएगा और आपके पश्चात वारिस को 37 लाख मिलेगा। अब मुझे बताइए प्रीमियम किसने भरा? कंपनी ने जो टैक्स भरना चाहिए था उसी टैक्स को घटा के आपका प्रीमियम भर दिया, क्योंकि इंटरनल आप ही मालिक हो तो आपके नाम से आ गया। अब भाई साहब, गवर्नमेंट को टैक्स भरने से अच्छा उसी पैसे को घुमा कर अपना बीमा करा लो, अपने लिए जिंदगी भर पेंशन लो, अपने परिवार को सुरक्षित करो। आपकी कंपनी से आपके लिए, जतिन भाई की कंपनी से जतिन भाई के लिए, दोनों की वाइफ का भी ऐसा ही अरेंजमेंट है, तो उनका भी हम लोग ये करते हैं। और बिलीव करिए, हमारा 3 घंटे का अपॉइंटमेंट चला, टैक्स कंसल्टेंट भी उसमें वो इन्वॉल्व था, उससे भी कहा अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये बढ़िया प्रपोजल हो सकता है। और मेरे क्लाइंट अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मेरा मीटिंग करने वाले हैं, यहां तक बात आ गई, क्लाइंट इज एग्री, क्लाइंट पूरा एग्री है। अब उनके सीए वो और मैं एक बार बैठेंगे। मतलब अगर ये एक आइडिया पर मैं काम करूं तो मुंबई में तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन है यार, मैं तो पकड़ पकड़ के बीमा करा सकता हूं, क्योंकि मेरा क्लाइंट तो बहुत बड़ा ये केबल मास्टर है, मतलब ये केबल का बहुत बड़ा ओनर है। तो देखिए, मैंने एक झटके में दोनों का 5-5 लाख का प्रीमियम और उनकी वाइफ का 3-3 लाख का प्रीमियम, ऐसे मैंने 16 लाख का प्रीमियम वहां पे क्लोज कर दिया। तो मेरा कहना ऐसा है दोस्तों, बड़ा बीमा, बड़ी पॉलिसी, बड़ा सोचो, बड़ा बिक जाएगा। ये आइडिया नंबर 1। अब आइडिया नंबर 2, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, बराबर है। अब मिस्टर एक्स जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, बराबर है, कंपनी चाहती है कि मैं मिस्टर एक्स के लिए मैं कुछ खास करूं, तो उनको मैंने 936 1625 मतलब जीवन लाभ 1625 का प्लान मैंने उनको जी बताया। मैंने उनको 1625 का प्लान बताया, जिसमें 50,000 ही प्रीमियम देना है कंपनी को। अब ये कंपनी क्या कर सकती है, एम्प्लॉयज के लिए ये कर सकती है, तो एम्प्लॉयज के नाम से 50,000 का प्रीमियम देगी, 16 साल प्रीमियम भरेगी, कंपनी को खर्चे में गया, बराबर। कंपनी ने मान लीजिए एक 20 एम्प्लॉयज का कर डाला, 50 एम्प्लॉयज का कर डाला, 50 एम्प्लॉयज का मतलब 25 लाख प्रीमियम आ गया, एमडीआरटी हो गया। 20 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय, कोई दिक्कत नहीं यार, आप शुरू तो करिए, बड़े अच्छे खासे 5 एम्प्लॉयज का बीमा कराइए। कंपनी ने प्रीमियम भरा, कंपनी को खर्चे में ये पैसा मतलब जो भी प्रीमियम पूरा खर्चे में गया, एम्प्लॉय का बीमा शुरू हो गया, 10 लाख का बीमा है, डेथ हो गई तो 10 लाख आएगा, फिर कंपनी वो नॉमिनी को दे देगी। अब 17वें साल में अगर वो एम्प्लॉय जिंदा है, एग्रीमेंट के तहत उसी कंपनी में है, तो 17वें साल में पॉलिसी असाइन टू एम्प्लॉई, द सरेंडर वैल्यू विल बी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एंड हैव टू पे द टैक्स, उसके ऊपर टैक्स भर दिया। जैसे टैक्स भर दिया, 26वें साल में जो मैच्योरिटी आएगा ना 26 लाख, वो सीधा एम्प्लॉय के हाथ में आ गया। हेलो, ये सीधा एम्प्लॉय के हाथ में आ गया। 16 साल प्रीमियम कंपनी ने भरा, 17वें साल में उसके सरेंडर वैल्यू के ऊपर टैक्स क्लाइंट ने भरा, और 26वें साल में जो भी मैच्योरिटी आई वो पूरा एम्प्लॉय के हाथ में आ गई। दिस इज द आइडिया, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और ऐसी 50 पॉलिसी बेचोगे या 70 पॉलिसी बेचो, आपका 3.5 लाख प्रीमियम आ जाएगा, आप एमडीआरटी बन जाओगे, एमडीआरटी बन जाओगे दोस्तों। सेम तीसरा आइडिया देखिए, अब ये आइडिया मैंने ऑलरेडी बताया था, राज और सिमरन, ये एक पिक्चर के 2 नाम है, बराबर। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर में राज था और उसकी सिमरन थी। अब बहुत सारे घरों में राज और सिमरन साथ में बिजनेस करते हैं। राज की एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइजेस और सिमरन की कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये शायद आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये होता है। राज की कंपनी में क्या दिखाते हैं, राज की कंपनी में सिमरन को डायरेक्टर दिखाते हैं, सिमरन को वहां पे सैलरी मिलती है, और सिमरन की कंपनी में राज डायरेक्टर दिखाया जाता है और राज को सैलरी मिलती है। जैसे मेरा और मेरी वाइफ के 2 कंपनी है, मेरी वाइफ मुझे हर महीने की सैलरी देती है और मेरी कंपनी मेरी वाइफ को सैलरी देती है। मतलब कंपनी में खर्चा हो गया, वाइफ के लिए एक एडिशनल इनकम हो गया।
वाइफ की कंपनी से मुझे सैलरी मिलती है हर महीने की, तो वो मेरे लिए इनकम हो गया, वाइफ के कंपनी में खर्चा आ गया, तो ये होता है। अब ये देखिए, हस्बैंड की कंपनी में वाइफ डायरेक्टर है, वाइफ की कंपनी में हस्बैंड डायरेक्टर है, ऐसा हमेशा होता ही है। अब मैंने क्या किया, मैं राज को मिलकर ये बोलता हूं, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपकी वाइफ डायरेक्टर है ना आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी को उसका प्रीमियम भरने के लिए बोलिए, और आपकी वाइफ के कंपनी में आप डायरेक्टर हो, वाइफ की कंपनी को आपका प्रीमियम भरने के लिए बोलिए। तो सिमरन जी का आप 1 करोड़ का जीवन उमंग निकाल लीजिए, उसका 8 लाख का प्रीमियम एबीसी एंटरप्राइज उसका भरेगी। एबीसी एंटरप्राइज को 8 लाख रुपया खर्चे में दिखाना है अंडर सेक्शन 37(1). सेम चीज मिस्टर राज का 1 करोड़ का जीवन उमंग निकाल लीजिए, 8 लाख प्रीमियम XYZ प्राइवेट लिमिटेड अपने खर्चे में दिखाएगी। XYZ प्राइवेट लिमिटेड को अंडर सेक्शन 37(1) इनकम टैक्स एक्ट के अंडर खर्चे में आ जाएगा। अब देखिए, ये उसको बिजनेस एक्सपेंसेस आ गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 15 साल के बाद इसका जो आएगा पॉलिसी असाइन टू वाइफ, एबीसी एंटरप्राइज क्या करेंगे, 15 साल तक प्रीमियम भर दिया, उसके बाद वो पॉलिसी असाइन करेंगे सिमरन के नाम से। सिमरन को उस साल का टैक्स भर देना है, जो उसका सरेंडर वैल्यू हो टैक्स भर देना है। जैसे टैक्स भर देगी, 16 साल के बाद जो भी सरेंडर वैल्यू आएगा वो सिमरन के नाम से आएगा। सॉरी, 16 साल के बाद जो भी पेंशन आएगी वो सिमरन के नाम से आ जाएगी। सेम चीज यहाँ पे XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगी, असाइन करेगी राज के नाम से, राज को टैक्स भरना है और राज उसके बाद पेंशन जिंदगी भर पाएगा। मतलब प्रीमियम भर दिया कंपनी ने, हस्बैंड वाइफ का बीमा हुआ, उन दोनों को पेंशन चालू हो गई, दोनों को केवल टैक्स भरना है। 16वें साल से पेंशन चालू हो गई जिंदगी भर के लिए, और दोनों का कवर भी हो गया, दोनों को पेंशन भी आ रही है। इसमें 3 कंडीशन है, मैंने 2 लिखा है, 3 कंडीशन है। बेसिक कंडीशन, इंश्योर्ड पर्सन शेयर होल्डिंग नॉट मोर देन 51%, जिसका बीमा करे हो ना उसका उस कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, नंबर 1। फैमिली, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, उनका परसेंटेज शेयर एक कंपनी में 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन ध्यान में रखिए। अच्छा, वहां पे अदर नॉन फैमिली मेंबर उस कंपनी में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 लोग ही है, और भी एम्प्लॉइज होने चाहिए, तो वो तो होता ही है। तो ये 3 कंडीशन बेसिक कंडीशन है, उस बेसिक कंडीशन पर आप ये बीमा निकाल सकते हो। दोस्तों, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एजेंट, इंक्लूडिंग भरत पारेख, इंक्लूडिंग बड़े बड़े एजेंट यही काम करते हैं। हम लोग है ना, एक एक आदमी को एटीसी का बेनिफिट समझा समझा के बीमा समझाते हैं। एटीसी का बेनिफिट खत्म हुआ तो वो आदमी हमको भगा देता है, नहीं हमको हमारा लिमिट खत्म हो गया। अरे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जाइए ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वन ऑफ द बिग सेलिंग टूल है। और आपको मैं बताऊं, प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेच के ही बड़ा काम कर रही है। प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेच के ही बड़ा काम कर रही है। दोस्तों, मेरे तो एक क्लाइंट के मैंने एक केस ऐसा देखा, उसमें क्लाइंट का शेयर होल्डिंग 70% है, फिर भी उसको दे दिया पॉलिसी। मतलब वो लोग कोई रूल बिल नहीं देखते, सीधा दे देते। सो ये गलत है, अगर कंप्लेंट किया जाए तो पूरा ये पॉलिसी ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो दे सकते ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं 51% के। तो आप ढूंढिए, अप्रोच करिए और थोड़ा बड़ा सोचिए। दोस्तों, इसमें क्या, थोड़ा बड़ा सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ा सोचेंगे तो बड़ा पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं अनम्यूट करता हूं। दोस्तों, आज का ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कैसा लगा, बताइए, कौन बोलना चाहेगा? किसको बढ़िया लगा? सर काफी अच्छा है ये, गणेश बोल रहा हूँ। हाँ, काफी अच्छा लगा। तो थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन है, वो शायद मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। बट काफी ये इनोवेटिव और अच्छे वे से, यानी कि हम लोग इसको अगर करेंगे तो बहुत बड़ा प्रीमियम लेके आ सकते हैं। आपने इसके अंदर एक 5 लाख प्रीमियम भी लाया ना, तो उसका कमीशन कम से कम नहीं तो भी 14% 70,000 आता है। दोस्तों, 70,000 एक झटके में आप कमाओगे 5 साल का अगर प्रीमियम लाते हो तो। सो मेरे हिसाब से एक बढ़िया टूल हो सकता है। देखिए, बढ़िया। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आएगा, वो रिकॉर्डिंग 4-5 बार सुनिए, तब आपको कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, बराबर है। सो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, वो हिसाब से काम हो जाएगा। नाउ
अब मैं आपको और एक चीज, क्योंकि हमारा समय हो चुका है दोस्तों, कल से मैं एक मार्च इन कैश मार्च सुपर से ऊपर एक जबरदस्त ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूं। और बिलीव करिए ये ट्रेनिंग की प्राइस आज के समय 7,000 है। मैंने 3,000 का ऑफर दिया था। और स्पेशल फरवरी मार्च प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर है। 8 माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट टू सेल पॉलिसी, मार्च मार्वलस। अच्छा, इसमें मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, वो आपने अभी तक देखे नहीं है, सुने नहीं है, ये वो प्रेजेंटेशन में इसी टॉपिक पे ऐसे ही कोर्स में देता हूँ। और मार्च माइंड ब्लोइंग क्लोजिंग, ये सारे 8 सेशन में होने जा रहा है। 8 सेशन, 8 मतलब कल का 8, 15, 22, 29 सारे थर्सडे को रहेंगे। और मार्च में भी 7, 14, 21, 28। मैं जानबूझकर चाहता हूं कि 8 दिन आप लोग, नो डाउट ये कोर्स में तो आप मेरे साथ हो ही, आपको डबल पावर मिलेगा, डबल इंजन मिलेगा, डबल ये मिलेगा। अच्छा, बाकी लोगों के लिए 7,000 फीस है, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप हमारे एक्स पार्टिसिपेंट हो, तो आपके लिए हमने 3,000 का 50% पकड़ा है। तो 1,500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा अगर आप आज रजिस्टर करते हो तो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये पूरे टॉपिक अलग है और आपके कोर्स के टॉपिक अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ बाहर वालों के लिए मैंने जब 7,000 रखा है, तो आपके लिए केवल 1,500 का एंट्री आज के लिए। हाँ दोस्तों, तो आज का मुझे लगता है कि सभी को इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि मैं 8 दिन आपके साथ रहूंगा। और 8 दिन में हम वेनसडे थर्सडे जबरदस्त कुछ नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, नई नई आइडिया सीखेंगे। और बिलीव करिए, ये कंसेप्ट, ये आइडिया हमारे बिजनेस के लिए जबरदस्त प्रोग्रेसिव होगी। तो मुझे लगता है कि जिनको भी लगता है कि भाई वाकई मतलब अभिजीत सर के ऊपर विश्वास है, वो बोलेंगे तो कोई मतलब कोई ऐसे आलतू फालतू नहीं बोलेंगे। और मैं 1 दिन का 2 दिन का कोर्स का छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 8 दिन आप मेरे साथ रहो। तो दोस्तों, आपके लिए 1,500 में ही मिलेगा। 1,500 मतलब 500 की 3 पत्तियां है, लेकिन 8 दिन मैं अलग से अलग ज्ञान आपको दूंगा। जो बाकी ज्ञान मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन ये अलग से ज्ञान, इसमें खास करके प्लान कॉम्बिनेशन जबरदस्त है मार्च के हिसाब से। और मार्च का क्लोजिंग जो वो भी जबरदस्त है, ये इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। जिसको भी लगता है कि इसमें ज्वाइन होना चाहिए, उसको 1,500 है, वो मुझे भरकर लिखना है। यहाँ सुपर से ऊपर, ये कोर्स का नाम है सुपर से ऊपर 8 का दम। तो सुपर से ऊपर 8 का दम का बुकिंग है, और उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे भेजना है, ताकि मैं कल के ग्रुप में आपको ऐड कर सकूं। दोस्तों, एक भी बीमा आ गया ना, भले छोटा सा बीमा आ गया है, छोटा सा 5,000 6,000 प्रीमियम आ गया है, 6,000 का 35% बोले तो 2-2,500 रुपया आता है, तो आपका फीस वसूल हो गया। आपको 8 दिन का सेशन फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। जब जब ऐसे, क्योंकि आपको पता है मैं हर बार नहीं लाता हूँ, मैं 1-2 महीने के बाद लाता हूँ। और अभी मार्च तक मेरा बाकी कोई दूसरा LIC के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। तो ये एक अवसर है आपके लिए, अवसर है। वैसे हम होटल में जाएंगे तो 2-3 हजार का बिल तो ऐसे ही बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अवसर को आप हाथ में ले लीजिए, और ये आप ही लोगों के लिए है 50%। बाकी लोग 7-7 हजार से एंट्री कर रहे हैं, बाकी को लोग 7-7 हजार से एंट्री कर रहे हैं। आप लोगों के लिए 3,000 का 50% में दे रहा हूँ। सो ये उस दिन का, ये अप टू 11 PM, ये आज का नहीं है, उस दिन का था 3,000। तो जिस दिन मैंने सेमिनार लिया था उस दिन का था, तो उस दिन का उसका 50% 1,500 का आपको दे रहा हूँ। जिसको भी करना है कर। अच्छा, ये बताइए किसको लगता है कि ये ट्रेनिंग में मुझे करना चाहिए, जरा चैट पर लिखिए ना, मी लिखिए, मुझे पता चलेगा किसको लगता है कि ये करना चाहिए। एक बार मी लिखकर छोड़ दीजिए तो मुझे पता चलेगा कितने लोग इंटरेस्टेड है और सीखने के लिए। ओके, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, बिलीव करिए ये एक बढ़िया चीज हो जाएगी, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। और अभी मार्च में प्रोस्पेक्टिंग, फरवरी मार्च में एक अलग से प्रोस्पेक्टिंग सीखने का मौका आपको मिलेगा। सो दोस्तों, आपके पास मौका है आज का। आज आपको क्या करना है, अपना बुकिंग कर देना है। कल से मैं अगर आप लोग कल आएंगे तो 3,000 रुपए चार्ज लगेगा, आज के लिए आपको 1,500 है। तो इसका आप अवसर उठाइए। तो बहुत अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, मतलब क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था मुझे उसमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको मैं 8 दिन तक उनका माइंड पूरा चेंज कर डालू। मतलब मैं उनके मुंह से मैं बात करूंगा क्लाइंट से, ऐसे ऐसे कंसेप्ट उनको बताऊंगा। तो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम। सो थैंक यू सो मच। आप आज का दिन आपका शुभ रहे। इसका PPT, इसका रिकॉर्डिंग में आपको आधे घंटे के अंदर, 1 आध घंटे के अंदर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। धन्यवाद। थैंक यू।
हुआ है, अभी 1-2 दिन में उसको वेरीफाई हो जाने दो, फिर देखते क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इशू नहीं ये अभी मैसेज डाले 2-3 दिन में होता है ना, वो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। देख लेते हैं उसको, देख लेते हैं जैसा होता है, नहीं होता है तो फिर दूसरा ही अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। हाँ उसको देख लेते हैं। तो छोटा करो, क्योंकि बड़ा करने पे तो दिखेगा ही, तो बहुत बड़ा क्लाउड है। नहीं उसको साइज में छोटा करो, मैं ये कह रही हूँ। टैक्स आ जाता है, टैक्स तो दूर करके आ जाता है। हाँ हाँ फिर लड़की लेनी पड़ेगी। वही प्रपोजल। लिखना क्या है? उसको ऊपर पर्पल दे तो डाल दो, पर्पल से। ये सही है। इसके आगे क्लाइंट के आगे डॉट डॉट लगा दो। कॉलन साइन नहीं, कॉलन नहीं लगा, कॉलन साइन लगा है, डॉट डॉट। तो आगे पैरा।
और सुनाओ। हम्म। दीदी पूछ रहा हूँ। बड़ा करो बड़ा। और बड़ा करो। ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा करो, ये बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा तो आ जाएगा। हाँ हाँ बस। हाँ हो सकता है, क्योंकि वो जूम करके ही देखता है। कॉफी। थोड़ा सा छोटा करो। इजराइल एक मिनट, मैंने डे लिख के रखी है। ये आया चॉकलेट केक। करो करो, उसको कॉपी करके नीचे वाले पेज पे डाल दो, वहां से टेक्स्ट को।
चेंज करने नहीं आते। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर। हाँ लाओ, एक जल्दी निकलना है, देर भी हो रही है। हाँ चल रहा है बस। चलो ठीक है, आप करो फिर लौट के आती हूँ। SK बजे से पहले कितने? मर्ज कॉल करना तो उसमें तीनों की बात निकलेगी। यहाँ पर्ची दे डालूँ। जाएगी। इनको ऑफिस जाना है ना, आज कई दिनों बाद ऑफिस जाएंगी, मुझे घर छोड़ते हुए तब जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग। हाँ इसका अच्छा काम। ये तो लगाना ही पड़ेगा, हर पेज पे लगाना पड़ेगा इसको तो। और ये अच्छा बना है। किससे बना है? जी पर ये उस पे हाँ हाँ, ये वैलेंटाइन डे पे फाइनल वाला बना देना। इसको मैं बंद कर दे रही हूँ, ठीक है?
रुद्रा एक नए कपड़े भी पहन के आई नहीं पानी वाला ही चाय वाली है चाय वाला अभी जो है रुद्रा
अरे क्या रिकॉर्डिंग लगा के